Hello everyone, this is Manisha Chauhan and welcome to Education Unfold EduU। आज हम जेनेटिक्स का एक्वाकल्चर में क्या रोल है इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज़ टर्म्ड एज गायनोजेनेसिस। टॉपिक के बारे में बात करने से पहले एक क्विक प्रीकैप ले लेते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज का, जो कि इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी, एंड दैट इज़ स्टेजेस इन oogenesis। गायनोजेनेसिस समझने के लिए जिस पार्ट पर हमें फोकस करना है वो है मैच्योरेशन फेज़। ओके, मल्टीप्लिकेशन फेज़ या ग्रोथ फेज़ को लेकर हम कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं इन गायनोजेनेसिस। हम काम करेंगे मैच्योरेशन फेज़ के प्रोसेस पर। ओके, सो मैच्योरेशन फेज़ में बेसिकली जो प्राइमरी oocyte होता है वो डिवाइड होएगा एंड इट विल फॉर्म फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। इसके बाद एक अरेस्ट फेज़ होता है जो कि बेसिकली अपने अरेस्ट से बाहर आता है हमारा जो ओवम है, जब स्पर्म जो है उसको पेनिट्रेट करता है। सो जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में पेनिट्रेट करता है तो एग एक्टिवेट हो जाता है एंड वो प्रिपेयर करता है फॉर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। आफ्टर द स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड एंड हेंस एक्टिवेटेड द एग, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये डिवाइड करेगा और ये रिलीज़ करेगा एक और पोलर बॉडी, जैसे हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। सो नाउ हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी है और मेच्योर ओवम है। मेच्योर ओवम यहाँ पर हेप्लॉइड स्टेज में है, जब तक एग और स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन ना कर दे, राइट। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं दोनों के, स्पर्म के और एग के, डिप्लॉइडी फिर से रिस्टोर हो जाती है। पहले हेप्लॉइड था, अब डिप्लॉइड हो गया, करेक्ट। सो बेसिकली 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से आगे काम आएंगे। पहला, डिप्लॉइडी रिस्टोर करने के लिए एग और स्पर्म दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों के जेनेटिक कंटेंट का फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। सो n प्लस n 2n हो जाएगा, राइट, नॉर्मल प्रोसेसेस में। और दूसरा, एग की एक्टिवेशन के लिए स्पर्म की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, एग एक्टिवेट हो जाएगा और मियोसिस कंप्लीट करेगा, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बात करते हैं गायनोजेनेसिस की। अगेन दी सेम डायग्राम। तो अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा गायनोजेनेसिस से रिलेट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले गायनोजेनेसिस होता क्या है। गायनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम फ़िश की ऐसी ऑफस्प्रिंग्स पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें सारे ही ऑफस्प्रिंग्स क्या हों, फीमेल हो, कोई भी मेल ना हो। और ये हम करेंगे कैसे? तो इसका एक तरीका ये है कि हम मेल जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक्स वाई को ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन में जाने ही ना दे, सिर्फ फीमेल जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक्स जाएगा ऑफस्प्रिंग्स में। सो जब एक्स वाई जाएगा ही नहीं तो सभी ऑफस्प्रिंग्स में बस एक्स क्रोमोसोम होगा, राइट। और होमोलोगस फीमेल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी जिनका जेनेटिक मटेरियल एक्स क्रोमोसोम पोजेस करेगा। तो इसके लिए बेसिकली हम एग और स्पर्म दोनों में से हम स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि जो स्पर्म है पेनिट्रेट तो करे एग में लेकिन जेनेटिक मटेरियल ना कंट्रीब्यूट कर पाए अपना ऑफस्प्रिंग्स में। जो भी जेनेटिक मटेरियल अब ऑफस्प्रिंग्स में अब होगा आफ्टर इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मटेरियल, वो फीमेल का होगा यानी कि एक्स। तो सारी जो पॉपुलेशन बनेगी वो सारी की सारी क्या बनेगी, फीमेल, कोई भी मेल नहीं होगा वहाँ पे। सो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। नॉर्मली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए मैटरनल जीनोम और पैटर्नल जीनोम दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। दोनों का जीनोम होता है, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, राइट, यही प्रोसेस होता है नॉर्मली। बट गायनोजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो होगी, मैटरनल जीनोम भी होगा, लेकिन पैटर्नल जेनेटिक इनपुट नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ना। दैट इज़ सिर्फ मैटरनल जीनोम के साथ ही एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा। मैटरनल जीनोम का मतलब यहाँ पर है एक्स क्रोमोसोम से। सो पॉपुलेशन में मेल ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम कोई भी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, जो कर रहा था उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया। सो ये थोड़ा बहुत पार्थेनोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट से सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, राइट। अभी ध्यान देना एक बात पर कि हम स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम स्पर्म को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। स्पर्म तो पेनिट्रेट करेगा एग में गायनोजेनेसिस के प्रोसेस में भी, जैसे नॉर्मल प्रोसेसेस में करता है।
अब बात ये आती है कि हम क्यों स्पर्म को पेनिट्रेट करवा रहे हैं एग के अंदर, क्योंकि हमें एग को एक्टिवेट करना है सो दैट ये मियोसिस 2 कंप्लीट कर ले एक्टिवेट होकर फर्दर प्रोसेसेस में। और ये तभी होगा जब हम स्पर्म पेनिट्रेशन अलाउ करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस नॉलेज के स्लाइड में भी। अगर अभी तक का हम ब्रीफ करें तो हमने बेसिकली स्पर्म के जीनोम को डीएक्टिवेट कर दिया ताकि XY स्पर्म से ऑफस्प्रिंग्स बना जाए एंड सभी जो हैं वो फीमेल बन जाए, सिर्फ XX क्रोमोसोम्स हो उनमें, एंड उसको एग में पेनिट्रेट करना भी अलाउ कर दिया आफ्टर इनएक्टिवेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो अभी एग एक्टिवेट भी हो जाएगा क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट तो हो ही रहा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन नहीं होएगा क्योंकि स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, विच एवर वे यू वांट टू से इट। अभी तक जितना भी हमने देखा है ये बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो कि गायनोजेनेसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझने में इट विल हेल्प अस। ओके, अभी आगे देखते हैं। गायनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो बेसिकली नेचुरली भी होता हुआ देखा गया है एंड इसको हम आर्टिफिशियली भी कंट्रोल्ड सेटिंग में इंड्यूस करा सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ हम फिशेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलरली, बट जनरली ये जो फिनोमेना है गायनोजेनेसिस का इन नेचर, ये कुछ फ्री लिविंग नेमाटोड्स में देखा गया था इनिशियली। तो फिशेस के केस में ये कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे पुसीलिया फॉर्मोसा वगैरह, इन सब में देखा गया है अकरिंग इन नेचर। हम यहाँ फोकस आर्टिफिशियल इंडक्शन पर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंडक्शन के केस में एक तो हमें स्पर्म के DNA कंटेंट को डिस्ट्रॉय करना होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, और दूसरा इसी इनएक्टिवेटेड मिल्क से हम एग को एक्टिवेट कराते हैं, है ना। अभी सेम वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी। अब बात आती है कि हमने DNA कंटेंट इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय जो करने की बात की है ये होगा कैसे। तो ये होगा UV रेज़ या गामा रेज़ को यूज़ करके। मिल्क को इन रेज से एक्सपोज कराया जाएगा एंड हेंस जो भी DNA कंटेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। UV रेडिएशन की वजह से एज वी नो कि पिरामिडीन डाइमर्स बन जाते हैं राइट DNA के अंदर, जिसकी वजह से जेनेटिक इनएक्टिवेशन हो जाता है, और इस जेनेटिक इनएक्टिवेशन की वजह से एग में स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद भी जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो नहीं बनेगा, एंड अब जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो सारे के सारे फीमेल्स होंगी एंड मदर की जैसी होंगी, दैट इज़ दे विल बी आइडेंटिकल टू द मदर फिश। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड गायनोजेनेसिस कैसे होता है एंड इसका एक बेसिक प्रोसीजर हमने आउटलुक किया। नाउ जो ये एक्टिवेटेड एग्स हैं, जब ये आगे मियोसिस प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, मियोसिस कंप्लीट होगी तो इनके पास अपना यानी कि एग का जेनेटिक मटेरियल तो होगा बट स्पर्म का नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो हमने इनएक्टिवेट कर दिया है स्पर्म का DNA मटेरियल। तो बेसिकली क्या होगा, अब नॉर्मली जो n+n 2n बनता था, इन 2n में से एक n तो है, एग वाला तो है, पर एक n तो है ही नहीं। कौन सा वाला नहीं है? स्पर्म वाला नहीं है, क्योंकि हमने उसे इनएक्टिवेट कर दिया। तो अब ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे, उनका क्रोमोसोम नंबर होगा n। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये हेप्लॉइड बनने की जगह डिप्लॉइड बन जाए, बिना स्पर्म के मटेरियल के भी। ठीक है, मतलब हम बेसिकली जो टर्म यूज़ करेंगे वो है कि डिप्लॉइडी रीस्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रियोज फिर सर्वाइव कर लेंगे अगर डिप्लॉइडी रीस्टोर हम करने का कुछ भी मतलब कर दें उसको। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे डिप्लॉइडी कैसे रीस्टोर करते हैं। उस टेक्निक से अगर हम ये रीस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो एम्ब्रियोज जो है वो हमारे सर्वाइव कर जाएंगे, चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे करेंगे हम डिप्लॉइडी रीस्टोर? लेट्स सी। ओके, डिप्लॉइडी रीस्टोर करने के लिए हम एक्टिवेटेड एग्स को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। ओके, हम थर्मल शॉक, प्रेशर शॉक, केमिकल शॉक्स ये सब यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लॉइडी इंडक्शन, बट यहाँ पर हम इस प्रेजेंटेशन में हम थर्मल शॉक ट्रीटमेंट को ज़्यादा फोकस में रखेंगे, डिस्कशन में रखेंगे। सो एज आई जस्ट मैंशनड, किसी एक एप्रोप्रिएट स्टेज पर ही हम शॉक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसी के बेसिस पे गायनोजेनेसिस को दो तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, एक मियोटिक गायनोजेनेसिस, दूसरा माइटोटिक गायनोजेनेसिस। फाइन, अगर हम शॉक ट्रीटमेंट
सेकेंड पोलर बॉडी के एक्सट्रूजन से पहले पहले दे देते हैं, तो उसको मियोटिक गायनोजेनेसिस कहा जाता है। और अगर शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है उससे पहले, तो उसको माइटोटिक गायनोजेनेसिस कहा जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस को ही हम आगे थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि जो पेस है फ़िश की डेवलपमेंट का, कितना टाइम उनको लगता है टू डेवलप, वो टेम्परेचर और स्पीशी के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है इन दिस प्रोसेस टू। अब इन दोनों प्रोसेसेस को आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो मियोटिक गायनोजेनेसिस का प्रोसेस इंडियन मेजर कार्प्स के केस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला सक्सेसफुल इंडक्शन हुआ था वो लेबियो रोहिता और कैटला कैटला में हुआ था 1981 में, एंड देन ब्रिगैला में भी इंडक्शन किया गया था सक्सेसफुली 1988 और 1997 में बाय 2 डिफरेंट रिसर्चर्स। इसके प्रोसीजर में अगर हम देखें तो 2 स्टेप्स हैं ब्रॉडली। पहला वही कि हम डीएनए कंटेंट जो है स्पर्मेटोजोआ का वो डीएक्टिवेट करेंगे या उसको डीनेचर करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और दूसरा डिप्लॉयडी रिस्टोर करनी है। कैसे करेंगे अब हम डिप्लॉयडी रिस्टोर? शॉक ट्रीटमेंट से। जैसे मैंने मेंशन किया था पहले, थर्मल, प्रेशर या केमिकल शॉक्स कुछ भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर स्पीशी के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, थर्मल शॉक्स में हम टेम्परेचर को एक्सट्रीमली चेंज कर देते हैं। तो ये 2 तरीके का हो सकता है, कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट। ओके, इन शॉक ट्रीटमेंट्स की एफिकेसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ये सब वेरिएबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़। जैसे इंडियन कार्प्स का यहाँ पे बताया गया है कि कोल्ड शॉक्स अगर यूज़ होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर, एंड हीट शॉक में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर जो है वो लीथल हो सकता है। सो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इन पर्टिकुलर केसेस में, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसका ये एक डायग्राम है जिसमें डिपिक्ट हो रहा है मियोटिक गायनोजेनेसिस का प्रोसेस। यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस के जैसे ही बेसिकली जो भी अब तक हमने पढ़ा है वही सब है, कुछ भी नया नहीं है अभी तक, मतलब इस डायग्राम में जो है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस के जैसे ही प्राइमरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंड oocyte भी बनता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है अभी एक्टिवेटेड नहीं है। डीनेचर्ड स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte में पेनिट्रेट करता है और तो उसके बाद ये जो एग है वो एक्टिवेट हो जाता है और मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होने लगती है एग की। यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड पोलर बॉडी है उसका एक्सट्रूजन होगा, राइट। नॉर्मल प्रोसेस की बात की है कि सेकेंड पोलर बॉडी बननी थी यहाँ पर, बट हम स्पर्म पेनिट्रेशन के बाद लगभग 4 मिनट के बाद ही शॉक ट्रीटमेंट दे देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ सेकेंड पोलर बॉडी बनने से पहले और एग एक्टिवेशन के बाद, राइट। सो एग एक्टिवेशन के 4 मिनट बाद एंड पोलर बॉडी बनने से पहले पहले हमने शॉक ट्रीटमेंट दे दिया। तो इससे क्या होता है, जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो एक्सट्रूड नहीं होती है एंड देयरफॉर हेप्लॉइड ज़ायगोट जो बना था, क्योंकि स्पर्म का डीएनए यहाँ नहीं था ना, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, वो हेप्लॉइड ज़ायगोट जो है वो हेप्लॉइड ना बन के सेकेंड पोलर बॉडी की रिटेंशन की वजह से वो डिप्लॉइड ज़ायगोट बनेगा और इसकी वजह से होमोजाइगस डिप्लॉइड फीमेल प्रोजेनी बनेगी यहाँ पे, जिसे हम गायनोजेनिक प्रोजेनी भी कह सकते हैं। क्लियर? सो अगर हम आगे देखें तो जैसे कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्पर्म के डीएनए को इनएक्टिवेट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा ही ना पाए और हमें सभी फीमेल फिशेस मिले। तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा यहाँ पे बताया हुआ है, पूरा नहीं है ये प्रोसेस। यहाँ पर हम बस यूवी रेज के एक्सपोजर की बात करेंगे। पूरा प्रोसेस विल बी लाइक टू मच ऑफ डिटेल्स जो यहाँ पे अभी ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली जो मिल्क है उसको पहले डाइल्यूट करते हैं। 1 पार्ट मिल्क का होता है, 4 पार्ट्स कोल्ड हैंग सोल्यूशन के होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद यूवी रेज का एक्सपोजर होता है जो कि फिक्स्ड ड्यूरेशन और डिस्टेंस रखा जाता है इसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 से 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है और डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर रखा गया है। तो लाइकवाइज ऐसे रखा जाता है। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जब यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर होता है
तो स्पर्म डीएनए डिनेचुरेशन के टाइम पे एक फिक्स्ड ड्यूरेशन या डिस्टेंस रहता है, ओके। अगर वेरिएबिलिटी होती है तो प्रोसेस सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कम हो जाए ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर तो हो सकता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए स्पर्म का हो ही ना। अगर कम हो जाए ड्यूरेशन तो हो सकता है ना हो इनएक्टिवेट, एंड ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और हमें स्पर्म को नहीं डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो तो चाहिए ना हमें पेनिट्रेशन कराने के लिए, ताकि जो हमारा एग है वो एक्टिवेट हो जाए, राइट। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि ड्यूरेबिलिटी कितनी है एक्सपोजर की, और डिस्टेंस कितना रखा गया है। इट इज़ ऑल स्पेसिफिक, स्पीशी टू स्पीशी वेरी कर सकता है, और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिसिटी के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। इसके बाद मिल्क को पेट्री डिश में पोर किया जाता है, जहाँ पे फिक्स्ड आइस ब्लॉक्स होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो प्रोसेस इज़ कॉन्टीन्यूड, डिटेल्स यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस प्रोसेस में या माइटोटिक गायनोजेनेसिस में भी जो हम स्पर्म यूज़ कर रहे हैं वो मोस्ट रिसर्चर्स ऐसे प्रेफर करते हैं कि किसी और स्पीशीज़ का हो। जैसे अगर रोहू की फ़ीमेल पॉपुलेशन बनानी है तो मिल्ट आप कैटला का यूज़ कर सकते हो। रीज़न इसका ये है कि अगर स्पर्म दूसरी स्पीशी का है एंड इन केस डीएनए स्पर्म का इनएक्टिवेट नहीं हुआ है तो डीएनए उसका एक्टिवेटेड है, मतलब फिर इस केस में हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होंगे रोहू एंड कैटला के, जिससे इंडिकेट हो जाएगा कि डीएनए डिनेचुरेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। सेम स्पीशी के स्पर्म को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि हम चेक कर लें। तो मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि मेल पॉपुलेशन तो नहीं बन रही है हमारी, फीमेल पॉपुलेशन चाहिए ना, हमें मेल चाहिए ही नहीं। तो वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहीं मेल तो नहीं बन रहे। तो यहाँ पे रोहू के गायनोजेंस बनाने के लिए रिसर्चर्स ने कैटला के स्पर्म्स यूज़ किए, और कैटला के गायनोजेंस रोहू के स्पर्म यूज़ किए गए बनाने के लिए। सिमिलरली मृगल के गायनोजेंस के लिए हम जो स्पर्म यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन कार्प का हो सकता है, कॉमन कार्प का। सो आगे देखते हैं। मियोटिक गायनोजेनेसिस में इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो होती है शॉक ट्रीटमेंट की वो आपको मेंटेन करके रखनी होती है, एंड दिस वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे इंडियन मेजर कार्ब्स के केस में कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के लिए आपको टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है फॉर 10 मिनट्स, एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट के लिए टेम्परेचर इज़ 39 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 मिनट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब फिक्स्ड होता है कि कौन सी स्पीशी ऑफ फ़िश के लिए कितना टेम्परेचर और कितनी ड्यूरेशन के लिए हम उस टेम्परेचर से उनको शॉक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फिक्स्ड है। अब एक बार एग एक्टिवेशन हो गई तो शॉक ट्रीटमेंट देना कब है? सेकेंड पोलर बॉडी बनने के बाद तो शॉक ट्रीटमेंट का फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फिर डिप्लॉयड नहीं बनेंगे। अगर सेकेंड पोलर बॉडी बन गई एंड अलग हो गई मैच्योर ओवम से, तो एक्टिवेशन ऑफ एग के बाद शॉक ट्रीटमेंट का भी एक टाइम होता है, ओके। जैसे ये हमने डायग्राम जब हम देख रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि एग एक्टिवेशन के 4 मिनट बाद हम शॉक ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं उस फिश के केस में, इंडियन मेजर कार्प्स के केस में। नाउ कुछ स्पीशीज़ अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं कोल्ड शॉक्स को एज़ कम्पेयर टू हीट शॉक्स, जैसे कि रोहू के केसेस में हम देख सकते हैं। एंड कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं जैसे कैटला है, इनमें हीट शॉक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो था मियोटिक गायनोजेनेसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं माइटोटिक गायनोजेनेसिस की इंडियन मेजर कार्प्स में। दो तरह की होती है ना, मियोटिक माइटोटिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोटिक गायनोजेनेसिस। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, बस शॉक ट्रीटमेंट की स्टेज यहाँ पर डिफ़र करती है फ्रॉम मियोटिक गायनोजेनेसिस। पहला जो सक्सेसफुल इंडक्शन हुआ था वो रोहू में हुआ था इन 1993 एंड 1994। ये अलग अलग रिसर्चर्स ने किया था। जैसे कि हमने बात की थी मियोटिक गायनोजेनेसिस के स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था, जैसे यहाँ भी हम स्पर्म्स दूसरी स्पीशी का ही प्रेफर करते हैं, सो दैट स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल अगर नहीं डीएक्टिवेट हुआ है तो हाइब्रिड फॉर्मेशन की वजह से हमें इंडिकेट हो जाए कि नहीं डीएक्टिवेशन हुई है। तो हम रोहू के एग एक्टिवेशन के लिए इन स्पीशीज़ का इरेडिएटेड स्पर्म यूज़ कर सकते हैं, एंड चाइनीज़ ग्रास कार्प का इरेडिएटेड स्पर्म जो है वो यूज़ हो सकता है ताकि इन स्पीशीज़ का एग जो है वो एक्टिवेट कराया जा सके, ओके।
सो मूविंग ऑन, सो अगर अब हम प्रोसेस देखें माइटोटिक गायनोजेनेसिस का, तो ऑलमोस्ट सेम है मियोटिक गायनोजेनेसिस से। प्राइमरी oocyte से लाइक इन नॉर्मल केसेस फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन रही है और सेकेंडरी oocyte बन रहा है, राइट। सो अब सेकेंडरी oocyte की एक्टिवेशन कराई जाएगी, कैसे? इरेडिएटेड स्पर्म से। इस केस में हम अभी शॉक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हेंस जो सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो बनेगी और एक्सट्रूड भी होगी। तो क्योंकि हीट शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया है, यहाँ पर हेप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्योंकि स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है और वो तो इनएक्टिवेटेड है ना, और यहाँ पे हमने सेकेंड पोलर बॉडी का कंटेंट भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट क्लीवेज होगी उससे पहले जो हेप्लॉइड कंटेंट है या हेप्लॉइड जीनोम है उसकी डुप्लीकेशन होगी। नॉर्मली यही होता है ना कि जीनोम कंटेंट डुप्लीकेशन होती है और फिर क्लीवेज होती है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट क्लीवेज है उससे पहले जब कंटेंट डुप्लीकेशन हो चुकी है हम शॉक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। सो क्योंकि क्लीवेज से पहले जब डुप्लीकेशन हो चुकी है तो डुप्लीकेशन की वजह से, कंटेंट डुप्लीकेशन की वजह से होमोजाइगस डिप्लॉयड प्रोजनी बनेगी, फीमेल प्रोजनी, या इसको हम गायनोजिन प्रोजनी भी बोल सकते हैं। सो ये प्रोसेस बेसिकली माइटोटिक गायनोजेनेसिस का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शॉक ट्रीटमेंट है वो एक डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे दिया गया है एज़ कम्पेयर टू मियोटिक गायनोजेनेसिस, and this is the basis for differentiating them into two categories। गायनोजेनेसिस को दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है इसी बेसिस पे, क्योंकि शॉक ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेज पे दिया गया है डेवलपमेंट की। सो अभी शॉक रेजाइम जो है, रोह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। शॉक रेजाइम जो माइटोटिक गायनोजेनेसिस में जब रेडी ने यूज़ किया था मेथड, उन्होंने रेजाइम कुछ सिमिलर ही यूज़ किया था जैसे मियोसिस गायनोजेनेसिस में हमने डिस्कस किया था। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। ओके, सो हियर इट इज़। ये वाला रेजाइम जो हमने यूज़ किया है मियोटिक गायनोजेनेसिस के लिए, और जो माइटोटिक वाला है हम सिर्फ टेम्परेचर ऑल्टर कर रहे हैं, बाकी सारा माइटोटिक में यही सेम है। लेट अस सी। सो कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के लिए 12 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं फॉर 10 मिनट्स, एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट के लिए 2 मिनट के लिए ही रखना है। सो ये सारा तो हमारा मियोटिक गायनोजेनेसिस से सिमिलर है। डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर का आ जाता है, हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है यहाँ पे, मतलब हमने नहीं, रेडी ने। ओके, ये टेम्परेचर और ड्यूरेशन ये स्पीशी टू स्पीशी जो है वो वेरी करेगा, डिफ़र करेगा, अलग अलग हो सकता है टेम्परेचर भी, ड्यूरेशन भी। थोड़ा स्टैट्स अगर देखें हम सर्वाइवल रेट या यील्ड के लिए, तो रोहू के केस में माइटोटिक गायनोजेंस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट से वी कैन गेट 15 to 30 यील्ड अप टू फ्राई स्टेज, ओके, एंड 0.66 to 10% यील्ड अप टू फिंगरलिंग स्टेज। वैसे ही कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट से हम 30% यील्ड हमारा फ्राई स्टेज तक एंड 4.3% अप टू फिंगरलिंग स्टेज हम बना सकते हैं, इतना यील्ड तब देखा जाता है स्टैट्स के अकॉर्डिंग। ये हम माइटोटिक गायनोजेंस के बारे में बात करें। अगर देखा जाए ऑन एवरेज रोहू जो है वो बेटर परफॉर्म करता है अगर कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए, जिससे एवरेज सर्वाइवल रेट रोहू का हीट शॉक ट्रीटमेंट के साथ 1.13% यहाँ पे है जैसे, और कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट के साथ है 4.3%। जब हम माइटोटिक गायनोजेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे स्टैट्स आते हैं। सो ये क्लियरली दिखाता है कि जो रोहू है वो कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट्स में बेटर परफॉर्म करता है। बट अगर जैसे यहाँ दिखाया हुआ है हम माइटोटिक वर्सेस मियोटिक गायनोजेंस अगर हम देखें इंडियन कार्ब्स के केस में, तो मियोटिक गायनोजेंस की यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द माइटोटिक वंस। दूसरी जैसे स्पीशी है रेनबो ट्राउट, उसके केस में 1 से 7% सर्वाइवल रेट है माइटोटिक गायनोजेंस का, और ये रेट जो है वो स्पीशी से स्पीशी डिफ़र करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। मियोटिक गायनोजेंस का यील्ड ज़्यादा
होने के पीछे काफ़ी रिसर्चर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कुछ वर्कर्स ऐसा मानते हैं कि माइटोटिक एग के केस में जो शॉक ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर दिया जाता है, जब अगर हम कंपेयर करें मियोटिक गायनोजेनेसिस से, जिसकी वजह से माइटोटिक के केस में जो यील्ड होती है वो कम पाई जाती है। सो बेसिकली द टॉपिक यहीं तक था, लेकिन थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। जैसे कि जो मियोटिक गायनोजेनेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम मियोटिक गायनोजेंस बोलते हैं, वो एक्चुअली होमोजाइगस नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम शॉक ट्रीटमेंट देते हैं उससे पहले क्रॉसओवर्स एंड रिकॉम्बिनेशंस हो चुके होते हैं, जो कि एक्चुअली डिफरेंट जीन रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में। सो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम अलग होने से पहले पहले इसकी तैयारी हो चुकी होती है सेकेंड पोलर बॉडी के अलग होने की। तो उस तैयारी के दौरान कुछ क्रॉसओवर्स होते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जीन रिकॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस हो जाती है। सो जो जेनेटिक मटेरियल है वो है तो सारा मिटर्नली, ठीक है, सभी में, लेकिन कम्प्लीटली होमोजाइगस नहीं है क्योंकि डिफरेंसेस आ चुके हैं जेनेटिक मटेरियल में भी, मतलब रिकॉम्बिनेशंस की वजह से, एज आई मैंशनड। सो माइटोसिस वाले केस में जीन डुप्लीकेशन होती है। माइटोटिक गायनोजेनेसिस में जीन डुप्लीकेशन होती है और फिर शॉक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे होमोजाइगस गायनोजेंस ही बनते हैं क्योंकि डुप्लीकेशन है, कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके, अगर हम एडवांटेजेस काउंट करें इसके तो बेसिकली बहुत सारे हैं, जिसमें से एक दो डिस्कस कर लेते हैं। गायनोजेनेसिस से हम फीमेल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम सेक्स रिवर्सल इसका कर दें तो हमें ऑल मेल प्रोजेनी मिलेगी, जिसका जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो फीमेल का है, यानी फीमेल जीनोटाइप और मेल फिनोटाइप स्पीशीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो फीमेल जो होती हैं वो बल्कियर होती हैं। तो अगर फूड हमारा एम है कल्चर का तो वी कैन गो फॉर गायनोजेनेसिस। ओके, दो द प्रोसेस इज़ लाइक रियली फेवरेबल फॉर एक्वाकल्चर और फिशरीज़ में काफ़ी काम आता है, लेकिन इसके ऊपर अभी और काम होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट के चांसेस है इस प्रोसेस में, जैसे कि यील्ड काफ़ी कम है। अगर हम देखें यील्ड बहुत कम प्रोड्यूस होती है। हीट और प्रेशर शॉक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं वो इजी तो होता है बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे। सो और रिसर्च एंड इनोवेटिव अप्रोचेस चाहिए ताकि जो गायनोजेनेसिस का प्रोसेस है वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। So I hope this was helpful and useful to you. Thank you so much.